Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is work of Mendel work and different characters studied by the Mendel and reasons for success of Mendel work. We are going to discuss in this video. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वर्क ऑफ मेंडल ने क्या काम किया था, कौन से करेक्टर स्टडी किए थे प्लांट्स के, पी प्लांट के, और उनकी सक्सेस होने के, जो सफल होने के क्या कारण थे, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, एग्ज़ाम में यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। वीडियो को एंड तक देखना। My name is Deepak Latra. I am going to explain all this in video. Now let's start the video. Our topic is work of Mendel. Mendel ने जो काम किया था गार्डन पे उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कितने करेक्टर स्टडी किए थे हम डिस्कस करेंगे। तो मेंडल ने जो है पी प्लांट के बहुत सारे करेक्टर्स देखे, लेकिन फाइनली जो है केवल 7 करेक्टर तक अपनी स्टडी को लिमिट किया, क्योंकि बहुत सारे करेक्टर एक साथ स्टडी करेंगे तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा थे। तो इन्होंने फाइनली कितने करेक्टर स्टडी किए, 7 करेक्टर पे अपना फोकस किया। तो एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछा गया है। वो 7 करेक्टर्स कौन से थे गार्डन पी के जो ग्रिगोर जॉन मेंडल के द्वारा स्टडी किए गए थे बेटा। तो 7 करेक्टर स्टडी किए गए थे। हर एक की 2 ट्रेड थी, हर एक करेक्टर की 7 करेक्टर की 2 ट्रेड थी। और यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल कितने हो जाएंगे, 14 जो है ट्रेड हो जाएंगे। तो 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज़ इन्होंने सेलेक्ट की थी, जिसको ट्रू ब्रीडिंग को हम प्योर लाइन बोलते हैं। प्योर लाइन क्या होते हैं, अगर आपको समझना तो आप टेक्निक और मेंडल वाला वीडियो देखिए, उसमें ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिया है। ट्रू का मतलब बेटा जिसके अगर एक जीन के 2 गैमेट बनेंगे तो दोनों गैमेट एक जैसे हो, जिसमें जीन कैसी हो, एक जैसी हो, तो दोनों में डोमिनेंट होगी। डोमिनेंट अगर है ऑर्गेनिज्म तो रिसेसिव तो दोनों की जीन कैसी होंगी, गैमेट की रिसेसिव होंगी बेटा। तो यहाँ पे 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज़ जो है पी प्लांट की सिलेक्ट की गई थी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, कितने करेक्टर, 7 करेक्टर। ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी कितनी सिलेक्ट की गई थी बेटा, 14। प्योर लाइन कितनी सिलेक्ट की गई थी, 14। तो यहाँ पे प्योर लाइन ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी 14 सेलेक्ट की गई थी मेंडल के द्वारा पी प्लांट की अपना वर्क करने के लिए। प्योर लाइन टर्म किसने दिया था बेटा, जो हैंसन साइंटिस्ट इन्होंने कॉइन किया था प्योर लाइन ट्रू ब्रीडिंग के लिए। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब सिंपल सा है, होमोजाइगस कंडीशन में है, या तो डोमिनेंट कंडीशन होगी होमोजाइगस या फिर रिसेसिव कंडीशन होगी होमोजाइगस। इसका मतलब गैमेट बनेंगे, दोनों के दोनों गैमेट जो है होमोजाइगस से बनेंगे, तो होमोजाइगस से एक जैसे गैमेट बनते हैं, इसलिए इसको प्योर लाइन ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं बेटा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को। नेक्स्ट आते हैं करेक्टर, जो 7 करेक्टर स्टडी किए वो कौन से थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। हमें इतना ही याद करना है, करेक्टर और ट्रेट। पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम बाद में स्टडी किया गया, ये मेंडल ने स्टडी नहीं किया था पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम, इसलिए एग्जाम में सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो 7 करेक्टर कौन से थे, उनकी ट्रेड क्या थी, और उस ट्रेड में भी एक डोमिनेंट होती है बेटा, एक रिसेसिव होती है। तो हर एक की डोमिनेंट ट्रेड कौन सी है और रिस्पेक्टिव रिसेसिव ट्रेड कौन सी, एग्जैक्टली याद रखना है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आसान है लेकिन टाइम नहीं लगाना, क्योंकि आप ऑलरेडी याद करके जाएंगे तो एग्जाम में आपको याद करते हुए वहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करते हुए टाइम नहीं लगेगा। अदरवाइज आप सोचने में टाइम लगा देंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। देखो करेक्टर क्या है, हाइट ऑफ प्लांट। हाइट ऑफ प्लांट करेक्टर है, ठीक है। इसकी ट्रेड 2 होती हैं। ट्रेड जो है एक डोमिनेंट है जिसको टॉल बोलते हैं, एक रिसेसिव इसको ड्वार्फ बोलते हैं बेटा। तो हाइट ऑफ प्लांट की 2 ट्रेड हैं, डोमिनेंट टॉल होती है, रिसेसिव ड्वार्फ होती है। फिर सेकंड है बेटा पोजीशन ऑफ फ्लावर। पोजीशन ऑफ फ्लावर जो है इसकी 2 ट्रेड होती है। करेक्टर हमारा पोजीशन ऑफ फ्लावर हो गया। ट्रेड डोमिनेंट वाली एक्सियल है बेटा और रिसेसिव वाली टर्मिनल है इसकी। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ फ्लावर में डोमिनेंट ट्रेड एक्सियल है, रिसेसिव ट्रेड टर्मिनल है, आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट करेक्टर है बेटा पोड। पोड मतलब फ्रूट। तो शेप ऑफ पोड, शेप ऑफ पोड जो है बेटा इसकी डोमिनेंट ट्रेड है इन्फ्लेटेड और रिसेसिव ट्रेड है बेटा कॉन्स्ट्रिक्टेड। रिसेसिव ट्रेड क्या है, कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो शेप ऑफ पोड का करेक्टर स्टडी किया गया बेटा, पोड मतलब फ्रूट, तो इसका डोमिनेंट है इन्फ्लेटेड और इसका रिसेसिव फॉर्म कौन सा है बेटा, रिसेसिव ट्रेड कौन सा है, कॉन्स्ट्रिक्टेड। ऐसे कलर ऑफ पोड, तो पोड का एक और करेक्टर स्टडी किया गया बेटा, कलर ऑफ पोड भी स्टडी किया गया था। तो पोड मतलब फ्रूट का, तो डोमिनेंट ट्रेड क्या है बेटा, ग्रीन है, रिसेसिव ट्रेड क्या है, येलो। तो बेटा कलर ऑफ पोड में डोमिनेंट कौन सा है, ग्रीन, और रिसेसिव कौन सा है, येलो। आपको एग्जैक्टली याद रखना है। फिर नेक्स्ट जो है कलर ऑफ फ्लावर। फ्लावर का ऑलरेडी पोजीशन ऑफ फ्लावर स्टडी किया गया, दूसरी बार फ्लावर करेक्टर आया है तो कलर ऑफ फ्लावर भी स्टडी किया गया। डोमिनेंट ट्रेड कौन सा बेटा, कलरफुल या वोलेट कह सकते हो, और यहाँ पे रिसेसिव कैसा है, कलरलेस या फिर वाइट है। तो यहाँ पे बेटा कलर ऑफ फ्लावर भी स्टडी किया गया जिसमें डोमिनेंट ट्रेड वोलेट है, रिसेसिव ट्रेड वाइट है। ये स्टडी करने के बाद में जो है यहाँ पे फ्लावर के 2 करेक्टर हो गए हैं जो स्टडी किए गए बेटा। देखो फिर नेक्स्ट है कलर ऑफ सीड्स। कलर ऑफ सीड स्टडी किया गया बेटा, इसकी भी डोमिनेंट ट्रेड है येलो और रिसेसिव ट्रेड है ग्रीन। तो
आपको स्पेसिफिकली याद रखना, कलर ऑफ पॉड में डोमिनेंट तो ग्रीन है और रिसेसिव येलो है, जबकि कलर ऑफ फ्लावर में रिवर्स है बेटा, डोमिनेंट ट्रेट येलो है और रिसेसिव ट्रेट ग्रीन है। तो कलर ऑफ सीड यहाँ पे स्टडी किया गया। उसके अलावा एक और सीड का करेक्टर स्टडी किया गया, शेप ऑफ सीड, जो 7th करेक्टर है बेटा। डोमिनेंट ट्रेट क्या है, राउंड है, रिसेसिव ट्रेट क्या है, रिंकल है बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पर शेप ऑफ सीड भी स्टडी किया गया। तो शेप में डोमिनेंट जो है राउंड है, रिसेसिव क्या है बेटा, रिंकल है। तो यहाँ पे टोटल 7 करेक्टर स्टडी किए गए। 7 में से 2 करेक्टर तो बेटा फ्लावर के हैं। कौन कौन से, पोजीशन ऑफ फ्लावर एंड कलर ऑफ फ्लावर। पोजीशन ऑफ फ्लावर में डोमिनेंट कौन सा है, एक्सियल, रिसेसिव कौन सा है बेटा, टर्मिनल, और कलर ऑफ फ्लावर में डोमिनेंट कौन सा है, वोलेट, और रिसेसिव कौन सा है बेटा, वाइड। इसके अलावा पॉड के 2 करेक्टर स्टडी किए गए। शेप ऑफ पॉड में डोमिनेंट क्या है बेटा, इन्फ्लेटेड, और रिसेसिव क्या है, कॉन्स्ट्रिक्टेड। कलर ऑफ पॉड बेटा, इसमें डोमिनेंट क्या है, ग्रीन, और रिसेसिव क्या है, येलो। इसके अलावा बेटा सीड के 2 करेक्टर स्टडी किए गए। कलर ऑफ सीड जो है, जिसमें डोमिनेंट क्या है, ट्रेट येलो, और रिसेसिव क्या है, ग्रीन है। और शेप ऑफ सीड में बेटा डोमिनेंट क्या है, राउंड, और रिसेसिव क्या है, रिंकल। और एक करेक्टर हाइट ऑफ प्लांट, जिसमें डोमिनेंट टॉल है, रिसेसिव क्या है, ड्वार्फ है बेटा। ये सारा मेंडल के द्वारा स्टडी किया गया था और एक एक करेक्टर की स्टडी करते हुए यहाँ पे सारे रिजल्ट्स निकाले गए थे। अब देखो जी, पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम बेटा ये साइंटिस्ट इन्होंने नहीं बताई थी, अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने बाद में स्टडी किया। और वो साइंटिस्ट थे बेटा स्टुअर्ट ब्लिक्सिट साइंटिस्ट ने फाउंड आउट लोकेशन ऑफ जीन्स कंट्रोलिंग 7 करेक्टर। तो यहाँ पे 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम अगर हैं पी के अंदर, पी प्लांट के अंदर, तो किस किस क्रोमोसोम पे इनकी जीन्स प्रेजेंट थी बेटा, ये जो 7 करेक्टर, क्योंकि उन्होंने सारे करेक्टर स्टडी नहीं किए थे, केवल 7 करेक्टर। तो 7 से ज़्यादा होते हैं पी प्लांट में, लेकिन उन्होंने केवल 7 स्टडी किए थे। तो उनकी जीन कहाँ थी बेटा, जैसे हाइट ऑफ प्लांट की जो जीन थी जो कंट्रोल कर रही थी इसके ट्रेट को, कहाँ थी, 4th क्रोमोसोम पे। पोजीशन ऑफ फ्लावर की जीन कहाँ पे भी था, 4th क्रोमोसोम के ऊपर। शेप ऑफ पॉड की कहाँ पे भी थी, 4th क्रोमोसोम के ऊपर बेटा। कलर ऑफ पॉड की कहाँ पे थी, 5th क्रोमोसोम के ऊपर बेटा। कलर ऑफ फ्लावर की कहाँ थी, 1st पे बेटा। कलर ऑफ सीड की कहाँ थी, 1st पे। और शेप ऑफ सीड कहाँ थी, 7th पे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बाद में काम में आएगी, जब हम लिंकेज पढ़ेंगे ना बेटा, तब वहाँ पे ये काम में आती है। अभी बहुत ज़्यादा काम की नहीं है, मैं आपको फिर से ये समझाऊंगा जब मैं लिंकेज पढ़ाऊंगा आपको, अगर इसमें ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, तो आप सिर्फ साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, ब्लिक्सिट, इतना काफ़ी है। तो ये सारे करेक्टर्स, उनकी ट्रेट आपको एग्जैक्टली याद करनी है, किसकी ट्रेट डोमिनेंट कौन सी करेक्टर की, किसकी रिसेसिव कौन सी। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली एग्जाम में आएगा। मैं कह रहा हूँ आपको देखने को मिलेगा, नीट के अंदर यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, तो इसको ध्यान से रिवाइज करना है आपको। फिर नेक्स्ट आते हैं बेटा एंजाइम, यहाँ पे स्टडी किया गया स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, SB शॉर्ट में बोलते हैं। ये कंट्रोल करता है शेप ऑफ सीड को। जैसे आपने लास्ट में देखा था, शेप ऑफ सीड की 2 ट्रेट होती हैं, एक डोमिनेंट को क्या बोलते हैं बेटा, राउंड, रिसेसिव क्या बोलते हैं, रिंकल। तो शेप ऑफ सीड कैसा बनेगा ये डिपेंड करता है इस जीन के एक्सप्रेशन पे बेटा। ये जीन जो है यहाँ पे जिसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है एंजाइम, वो जीन कैसा एक्सप्रेशन दे रही है, क्या वो एंजाइम बना रही है स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम या नहीं बना रही है। देखो शेप ऑफ सीड में बेटा अगर स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, 2 ही केस हो सकते हैं। अगर प्रेजेंट हुआ तो स्टार्च ज़्यादा बनेगा बेटा, जैसे यहाँ पे पता लग रहा है आपको, स्टार्च की ब्रांचिंग ज़्यादा बनेगी, अदर शुगर्स कम बनेंगी बेटा। अगर स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम एब्सेंट है, क्या स्टार्च कम बनेगा बेटा, अदर शुगर्स ज़्यादा बनेंगी। तो इसका मतलब क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम होने से स्टार्च का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा और अदर शुगर का कम होगा, और यहाँ पे स्टार्च कम होगा अगर SB नहीं है तो, और यहाँ पे अदर शुगर ज़्यादा होंगी। तो अगर स्टार्च ज़्यादा बनेगा तो बेटा राउंड शेप बनने के चांसेस हैं। शेप ऑफ शीट कैसा बन जाएगा, राउंड, इवन यहाँ पे शेप दिखाई देगा। और अगर कैसा हो जाएगा बेटा, अगर ये स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम नहीं बना तो यहाँ पे रिंकल्ड शेप बन जाएगा, अनइवन शेप हो जाएगा, तो इसका प्रॉपर शेप नहीं रहेगा, तो रिंकल्ड शेप कहलाते हैं बेटा। तो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम के एक्सप्रेशन होने से ही, बनने से ही यहाँ पे आपको पता है बेटा एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन जो बनते हैं बेटा वो RNA से बनते हैं। RNA किससे बनता है, DNA से। ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं बेटा, DNA से RNA को ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा बनाया जाता है और RNA से प्रोटीन्स को बनाया जाता है बेटा ट्रांसलेशन के द्वारा। प्रोटीन्स एंजाइम्स का काम कर सकते हैं। तो एंजाइम का मतलब यही कि बेटा मैं यही कह रहा हूँ, जीन जो है जीन के द्वारा कंट्रोल है। तो SB प्रेजेंट होगा तो इस बेसिस पे जो है एब्सेंट होगा, शेप ऑफ शीट डिसाइड होगा, राउंड शेप बनेगा या फिर रिंकल्ड शेप बनेगा। तो ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है बेटा। यहाँ पे जो जीन होती है वो जीन शेप ऑफ सीड को भी कंट्रोल करती है बेटा और साइज ऑफ सीड ग्रेन को भी कंट्रोल करती है। तो हमने एक तो यहाँ पे शेप देखा है, साइज छोटा बड़ा हो सकता है कि राउंड हो और साइज छोटा हो जाए, तो ये भी कंट्रोल किया जाता है सेम जीन के द्वारा बेटा। ऐसी जीन जो 2 कैरेक्टर्स को कंट्रोल करे, ऐसी जीन को हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन
जीन एक ही है बेटा, जीन एक है, करेक्टर दो हैं। देखो एक शेप ऑफ शीड और दूसरा साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। इसके बारे में डिटेल स्टडी आगे भी हम करेंगे बेटा, जब हम प्लियोट्रॉपी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम इसको फिर से डिस्कस करते हैं। मैं फिर से आपको इस पॉइंट को रिकॉल करवाऊंगा। तो यहाँ पे बेटा ऐसी जीन जो एक से ज़्यादा करेक्टर को, जीन एक हो, करेक्टर कंट्रोल दो या दो से ज़्यादा हो, तो उसे क्या बोलेंगे, प्लियोट्रॉपिक जीन। ऐसी जीन जो कि एक से ज़्यादा करेक्टर को, दो या दो से अधिक करेक्टर को कंट्रोल करती है और जीन एक है, तो क्या बोलेंगे, प्लियोट्रॉपिक जीन। और फिनोमेनन को क्या बोलेंगे, फिनोमेनन क्या बोला जाएगा, प्लियोट्रॉपी। क्या बोला जाएगा, प्लियोट्रॉपी। बेटा ये आगे भी आएगा, मैं वहाँ पे फिर से डिस्कस करवाऊंगा आपको। तो यहाँ तक हमने देख लिया है बेटा। अब हम आगे चलते हैं, रीजन्स फॉर सक्सेस ऑफ मेंडल वर्क। मेंडल ने जो काम किया उसमें सक्सेसफुल क्यों थे। पहला रीजन देखो, सिंपल रीजन, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। पी प्लांट को लेना इनका बहुत अच्छा डिसीजन था, इसलिए ये सक्सेसफुल हो पाए। सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट इनका अच्छा डिसीजन रहा बेटा, इसलिए ये सक्सेसफुल हो पाए। ये स्टडी 1 और 2 करेक्टर, ये पहले बहुत ज़्यादा करेक्टर स्टडी कर रहे थे बेटा, इसलिए फेल हो जा रहे थे, अपने रिजल्ट्स को सही से अरेंज नहीं कर पा रहे थे, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, अपने काम को एक या दो करेक्टर मैक्सिमम स्टडी किया इन्होंने बेटा। एक समय पे एक करेक्टर को देखेंगे या दो को देखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं देखेंगे। तो ये भी रीजन रहा, स्टडी 1 और 2 करेक्टर एट ए टाइम, ये इनका फैसला सही रहा, इसलिए ये सक्सेस हो पाए। साइज ऑफ सैंपल वाज लार्ज। देखो साइज ऑफ सैंपल क्या था, एग्जाम में पूछा गया था बेटा कि यहाँ पे जो साइज ऑफ सैंपल कैसा था, लार्ज था बेटा। तो इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स या हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स को एक साथ स्टडी किया था, इसलिए इनके एरर होने के चांसेस कम थे। तो इन्होंने साइज ऑफ सैंपल कैसा लिया था बेटा, लार्ज लिया था। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, वहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया था, इनकरेक्ट उन्होंने कहा साइज ऑफ सैंपल वाज स्मॉल, स्मॉल नहीं था, साइज ऑफ सैंपल वाज लार्ज। ठीक है, सैंपल का मतलब मान लो हाइट ऑफ प्लांट के लिए हजारों प्लांट स्टडी किए तब जा करके अपना रिजल्ट निकाला, या फिर जो है पोजीशन ऑफ फ्लावर के लिए इन्होंने सैकड़ों, 700, 800, 900, 1000 प्लांट स्टडी किए तब जाके निकाला। तो ये साइज ऑफ सैंपल क्या हुआ, करेक्टर है कि बेटा साइज ऑफ सैंपल ज़्यादा हो गया, सैंपल का नंबर। फिर है फोर्थ ही मेंटेन स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड मेंटेन किया बेटा इन्होंने, जितने भी प्लांट जिस तरह के आए, डोमिनेंट ट्रेट वाले कितने बने, रिसेसिव ट्रेट वाले कितने बने, तो वो स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड मेंटेन रखा। साथ में उसका रेशियो मेंटेन रखा कि कितने परसेंट जो है कितना रेशियो था उनका, तो वो सारा स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड मेंटेन रखा। तो आगे अपना एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करने में इनको आसानी मिली बेटा, ये भी एक रीजन रहा इनकी सक्सेस का। और ही क्वांटिटेटिवली एनालाइज द इनहेरिटेंस और क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। ये क्या होता है बेटा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में आपको जब यहाँ पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ाऊंगा तो मैं क्वालिटेटिव बताऊंगा और क्वांटिटेटिव भी थोड़ा सा वहाँ डिस्कस होगा। तो क्वालिटेटिव में क्या कि बेटा होमोजाइगस में भी डोमिनेंट ट्रेट बन जाती है, और जैसे कि आप देख सकते हो होमोजाइगस डोमिनेंट ये भी डोमिनेंट बनाता है, जो कि टॉल ट्रेट बनाता है, और ये वाला भी जो है कैसा है बेटा, ये हेटेरोजाइगस है और ये भी डोमिनेंट ट्रेट बनाता है। तो इसमें क्या हुआ बेटा, दोनों के अंदर यहाँ पे ध्यान से देखो, क्वालिटी यहाँ पे क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस हो रही है बेटा, तो यहाँ पे क्वांटिटेटिवली एनालाइज द इनहेरिटेंस ऑफ क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। देखो क्वालिटी यहाँ पे होमोजाइगस इस कंडीशन में भी डोमिनेंट बन गया और ये भी बन गया, तो क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस हो रहा है बेटा। एक डोमिनेंट आने से भी डोमिनेंट बनता है और दोनों डोमिनेंट आने से भी डोमिनेंट बनता है। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस का एग्जांपल था जो मेंडल ने काम किया था, और उनका नंबर देखा कि बेटा ऐसे प्लांट 700 बन गए, 300 प्लांट जो है रिसेसिव वाले बन गए। तो डोमिनेंट और रिसेसिव का रेशो, क्योंकि उन्होंने फिनोटाइप स्टडी किया था बेटा, जीनोटाइप स्टडी नहीं किया था। तो क्वांटिटी भी मेजर किया, तो क्वांटिटेटिवली एनालाइज इनहेरिटेंस ऑफ क्वालिटेटिव। तो यहाँ पे नेचर में जो इनहेरिटेंस था वो क्वालिटेटिव था, लेकिन जो मेजरमेंट क्वांटिटी मेजर की उसलिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन्होंने किया था। तो ये भी रीज़न था इनकी सक्सेसफुल होने का। और यहाँ पे हमने डिस्कस किया बेटा वर्क ऑफ मेंडल, जिसमें हमने 7 करेक्टर स्टडी किए, कौन कौन से करेक्टर हैं, किसकी डोमिनेंट ट्रेट कौन सी है, रिसेसिव ट्रेट कौन सी है, ये आपको याद रखना बेटा, एग्जाम में आया हुआ पॉइंट है। फिर SB के बारे में पढ़ा हमने, शेप ऑफ शीट के बारे में समझा, फिर प्लियोट्रॉपी के बारे में समझा, फिर रीजन फॉर सक्सेस ऑफ मेंडल वर्क। ये सारी बातें हमने इस वीडियो में की हैं। आई होप आप एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चन आए होंगे वो सारे आप आराम से कर पाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।